हेलो एंड गुड इवनिंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मार्च के करंट अफेयर्स को। हमने जनवरी का देख लिया था और फरवरी का देख लिया था, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था ना, ठीक है, कि मैं इस मंथ तक आपको जून तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज तो मैं आप लोगों को मतलब यहाँ पे स्टूडियो पे आके मैं ये क्लास ले रही, रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद की जो भी वीडियो आएगी ना उसमें मैं दिखूंगी नहीं, लेकिन आपको कंटेंट जो है वही मिलेगा। ठीक है, तो एकदम इस महीने तक जो मैंने प्रॉमिस किया है मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मार्च के करंट अफेयर्स को। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसको मैंने कलेक्ट किया है, ताकि अगर आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा ना मार्च का करंट अफेयर्स, ऐसा तो नहीं है कि आपने करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं होगा, तो इस वाले सेशन से क्या आपको हेल्प होगा ना कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा आपको। और जैसा कि मेरे क्लास का एक रूल है कि मैं क्लास में ही कोशिश करती हूँ कि आपको 90% आपके दिमाग में चला जाए। तो देखिएगा, देखते हैं आज मतलब मार्च की पहली न्यूज़ क्या है। तो सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ठीक है, सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को हम देखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस पे ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीपीएससी लगातार अपने ट्रेंड को चेंज कर रही है, तो अब हमें वन लाइनर करंट अफेयर्स में नहीं जाना है, हमें उसके बारे में एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन पूछे तुम एलिमिनेट करने की अवस्था में रहे। तो इसके बारे में देखोगे तो ये कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। चूंकि भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली है ये, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। आपको राज्य चेंज कर देंगे फिर वहाँ तो कंफ्यूज कर जाओगे आप, इसलिए आपको क्या याद रखना है, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL की सहायक कंपनी जो है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया, आपके दिमाग से उतर भी गया, तो आपको बस इतना याद रखना है ना कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो टाटा के द्वारा हमने देखा था, तो इसका निर्माण किया गया। और ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। और हम क्या देखेंगे, तो देखिए और क्या इसकी विशेषता है, तो इसकी विशेषता है इस परियोजना में द्विमुखी मॉड्यूल लगाए गए हैं, जो क्या करेगा, जमीन से प्रकाश को परावर्तित करते हैं और इस प्रकार मोनोफेशियल मॉड्यूल की तुलना में अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं। आप देखिए किस सिद्धांत पे कर रहा है, तो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, तो मेमोराइज करना है। ठीक है, अभी मैंने बोला तो आपको कुछ तो आपके दिमाग में गया होगा, ठीक है, और आप एक बार खुद से पढ़ोगे इसको, मतलब मेरे बोलने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद जब खुद से एक बार पढ़िएगा तो आपको पूरे दिमाग में आपके चला जाएगा। अब देखिए आगे, ओडिशा राज्य जो है, ओडिशा राज्य ने मार्च 2024 में अपनी ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई नीति की घोषणा की है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ओडिशा राज्य। अब देखिए, पता है मेंस बहुत ही खूबसूरत सा होता है, बस एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए ना, प्रीलिम्स ही मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हर्डल होता है एस्पिरेंट के लाइफ में, क्योंकि मेंस आपके पर्सनालिटी पे मैटर करता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना डाइवर्सिटी रूप से आप चीज़ों को देखते हो, उस अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। जैसे कि आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, डिजिटल गैप को कम करने में आप इस एक पॉइंट को लिख सकते हो ना, क्योंकि आज भारत लगातार डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है, तो डिजिटल इंडिया को के आगे बढ़ने के लिए उसमें एक भूमिका के रूप में आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। तो क्या फ़ायदा होता है ना ये सारे पॉइंट्स को लिखने के लिए, एग्जामिनर को ये पता चलता है ना कि आप अवेयर हो, आप एक ऑफिसर बनने के लायक हो, क्योंकि आप जो है अपने चारों तरफ क्या घटित हो रहा है, क्या चीज़ किया जा रहा है, वो सारे से क्या हो, आप परिचित हो, तो आप एक ऑफिसर बनने के लायक हो। तो इसलिए ये सब आप कॉपी में लिखोगे ना, तो दूसरे की कॉपी से आपकी कॉपी क्या होगी, अच्छी होगी।
अब इससे क्या होगा ना, यह उन ग्रामीण जनसांख्यिकियों को लक्षित करेगा जिसकी पारंपरिक रूप से डिजिटल तकनीकों और शिक्षा तक पहुंच कम है। अब इसको आप एक और जगह अप्लाई कर सकते हो, एक तो डिजिटल गैप वाले में कर सकते हो, डिजिटल इंडिया के रूप में इसका यूज़ कर सकते हो। दूसरा कहाँ यूज़ कर सकते हो, हमारा भारत अब पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, नंबर 1 पे आ गया है। तो इस जनसंख्या को हमें लाभांश बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसे डिजिटल रूप से साक्षर बनाना पड़ेगा, उसे कौशल देना पड़ेगा, तभी जाके तो वो क्या कर पाएंगे, खुद से रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, तो डाल सकते हो। अब तीसरी न्यूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सा न्यूज़ है, क्या है न्यूज़, गगनयान मिशन। ये मिशन क्या है ना, 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 व्यक्तियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना है। ठीक है, अब आप लोगों को ना ये जो 4 व्यक्ति है, ठीक है, इनको जिनको अंतरिक्ष पंख से सम्मानित भी किया गया है, आप इन 4 व्यक्तियों का नाम क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि वो 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको पहले इसको बता चुकी हूँ। अब देखिए कब तक, तो 400 किलोमीटर की कक्षा में क्या करना है, भेजना है। और यह पहला मानव युक्त मिशन है। गगनयान मिशन कैसा है, कि कौन सा मिशन है ये, तो पहला मानव युक्त मिशन है। और इसमें आप एक और चीज़ याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का घोषणा किया गया है, तो आपको क्या याद रखना है, 2035 तक। तो ये सारे पॉइंट आप क्या करोगे, याद रखोगे। अब अगली न्यूज़ है अगली न्यूज़ है कि शाहपुर कांडी बैराज, ठीक है, थोड़ा सा मेरा आज आवाज़ अजीब सा होगा क्योंकि मुझे बहुत भयानक वाली खांसी हो रखी है। तो शाहपुर कंडी बैराज को देखिएगा तो ये किस नदी पे है, रावी नदी पे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इससे, कि जो शाहपुर कंडी बैराज बन रहा है वो किस नदी पे बन रहा है, तो वो बन रहा है रावी नदी पर। इस विशाल परियोजना से 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होने का वादा किया गया है, जो संभावित रूप से कृषि परिदृश्य को बदल देगा। अब देखिए इसको आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। अब देखिए 32,000 हेक्टेयर जो है वो वादा कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, भूमि सिंचित होगा। तो अब देखिए भूमि सिंचित होगा तो फायदा किसको होगा, किसान को। और हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ये भी लक्ष्य रखा गया है कि किसान के आय को दोगुना किया जाएगा। तो अगर मान लो आपसे ऐसे में पूछ लिया जाए, निबंध में पूछ लिया जाए कि किस तरीके से किसान के आय को दोगुना किया जा सकता है, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो आपके पास एक पॉइंट तो आ गया ना। तो इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इसलिए बूंद बूंद से क्या होगा, आपका कंटेंट पूरा तैयार हो जाएगा। अब देखिए एक महोत्सव है जिसका नाम क्या है, तवी महोत्सव। ये जम्मू क्षेत्र का 4 दिवसीय त्योहार है। तवी महोत्सव जो है ये किस क्षेत्र का त्योहार है, तो जम्मू क्षेत्र का 4 दिवसीय त्योहार है। और ये किस नदी पर जो है, किस नदी की मनोरम पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो तवी नदी की। यह आयोजन जो है स्थानीय कलाकार और कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मेलानोक्लामिस प्रजाति। ये ना एक प्रजाति खोजी गई है। कौन सी प्रजाति, मेलानोक्लामिस प्रजाति, ठीक है। ये एक्चुअल में इसकी पहचान किसके द्वारा की गई है इस प्रजाति की, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। और इसका नामकरण क्या हुआ है, द्रौपदी हुआ है। क्या हुआ है, द्रौपदी। द्रौपदी का मतलब क्या है, तो समुद्री हेड शिल्ड, समुद्री स्लग। तो इसको याद रखिएगा, एक प्रजाति खोजी गई है मेलानोक्लामिस प्रजाति। किसके द्वारा पहचान किया गया है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा पहचान किया गया। नाम क्या रखा गया, द्रौपदी नाम रखा गया। द्रौपदी क्या है, तो समुद्री हेड शिल्ड, समुद्री स्लग, ठीक है। तो इतने पॉइंट को क्या करना है, दिमाग में रखना है।
अब है खेलो इंडिया खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन गुलमर्ग में हुआ। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो गुलमर्ग में हुआ। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेंगे? एक तो आपसे पूछ लेंगे इसका आयोजन स्थल, दूसरा क्या क्वेश्चन आएगा कि बताइए इसमें सर्वाधिक पदक जो है किसके द्वारा जीता गया? तो क्या होगा? भारतीय सेना जो है ना, उन्होंने 10 स्वर्ण पदक जीते। किसमें? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में। और इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे कर्नाटक है। कितने पदक के साथ? तो कर्नाटक जो है वो 9 गोल्ड पदक के साथ जो है वो दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे भारतीय सेना 10 स्वर्ण पदक के साथ, दूसरे नंबर पे कर्नाटक 9 स्वर्ण पदक के साथ। अगली न्यूज है कि अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक, ये एक इंडेक्स है जो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस तरीके के क्वेश्चन का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है कि ये जो है किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक जो है वो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 12वां संस्करण था। अब हमने देख लिया किसके द्वारा जारी किया गया, कौन सा संस्करण था। और तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे कि इसमें शीर्ष पे कौन है? तो इसमें शीर्ष पे यूएसए है, देन यूके है। शीर्ष पे कौन है? तो शीर्ष पे इसमें अमेरिका है। और सेकेंड नंबर पे कौन है? तो सेकेंड नंबर पे यूके है। भारत 38.64% स्कोर के साथ कितने स्थान पे है? 42वें स्थान पे है। क्योंकि देखिए बहुत कम चांसेस होता है कि वो पूछेंगे पहले नंबर पे कौन है, वो हमारे इंडिया का देखेंगे कि बताइए इंडिया किस नंबर पे है। तो इंडिया जो है 42वें नंबर पे है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या करना है? आपको याद रखना है। अब देखिए अगली न्यूज है कि हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। मतलब ना क्या है, इसको सीधा सीधी देखो, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की एक नई कार्यालय की स्थापना होगी। कहाँ पे होगी? तो चंडीगढ़ में होगा। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ पे स्थापना हो रहा है? तो चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की जा रही है। अब अगली न्यूज है अगली न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश भर में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देखिए हमारा भारत जो है वो लगातार क्या कर रहा है? लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, आप जब इकोनॉमिक में 2 टर्म पढ़ते होंगे, कौन सा टर्म पढ़ते हो? 2। ठीक है, एक पढ़ते हो आप विकास के बारे में, एक पढ़ते हो वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि में हम क्या देखते हैं कि कितना जीडीपी इंक्रीज हो रहा है किसी भी देश का। लेकिन विकास में हम क्या देखते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके हॉस्पिटल्स भी आते हैं। तो अब देखिए अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 एम्स का उद्घाटन किया गया है। और एम्स में कितनी अच्छी फैसिलिटी होती है ये सभी इससे परिचित है। तो इस तरीके से जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, जो तृतीयक क्षेत्र है, उसमें उसका जो योगदान है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या होगा? तो बढ़ेगा। हमने उस दिन इकोनॉमी वाले चैप्टर में किया था ना, हालांकि मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, वो हम कंटिन्यू कर लेंगे। अब कहाँ कहाँ पे इसकी स्थापना उद्घाटन किया गया है वो देखिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से अभी हाल ही में कहाँ पे एम्स की स्थापना नहीं की गई है। तो आपको पहले याद होना चाहिए ना कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो कहाँ कहाँ पे हुआ है? राजकोट गुजरात में, बठिंडा पंजाब, रायबरेली यूपी, कल्याणी वेस्ट बंगाल, मंगलगिरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 जगह जो है क्या हुआ है? तो एम्स की स्थापना हुई है। अगली न्यूज है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो किसे अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री के द्वारा वैश्विक जैन शांति राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आचार्य लोकेश मुनि को।
अब अगली न्यूज़ क्या है, तो अगली न्यूज़ है स्वयं प्लस पोर्टल। एक मिनट, सॉरी। देखिए अब क्या है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आपने देखना, जो आप लोग में से जो भी नेट का एग्जाम देते होंगे, नेट के एग्जाम में जो पेपर 1 है उसमें इससे क्वेश्चन जरूर रहते हैं। किससे? स्वयं पोर्टल से। लेकिन हमारे बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में हो गया था ये। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसके अनुरूप है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्री के द्वारा। अब ऑप्शन में क्या दे देंगे कि स्वयं प्लस पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो शिक्षा मंत्री के द्वारा। अब देखिए इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास कर रहा है, वीवीआई। स्वयं प्लस पोर्टल का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास कर रहा है। तो इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ये क्या करेगा ना, एक तरीके से कौशल देगा, स्किल देगा, जिससे क्या हो सके, जो बेरोजगारी है उसको दूर करने में मदद हो सके। इसका एक आप ये ले सकते हो, कंक्लूजन ले सकते हो इस रूप में। अब अगली न्यूज है कि गुजरात के गांधीनगर के कलोल में स्वामी नारायण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। लगातार आप देख रहे हो स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हम पीछे थे उसमें हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मतलब स्थानीय लोगों को इससे फायदा होगा। अब देखिए ये जो है एक गांधीनगर का एक जगह है कलोल, वहां पे इसको खोला गया है। तो अब इससे क्या होता था ना कि गांव से लोग आते थे शहर में इलाज करवाने के लिए, ठीक है। तो अब जब इसको स्थानीय जगह पे ही खोला जाएगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स को, तो इससे क्या होगी, जो स्वास्थ्य सुविधा है उस वहाँ तक लोगों की पहुँच आसान हो पाएगा। और जो शहर तक आने में टाइम लगता था, उनका खर्च लगता था, वो सारे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ना ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि शहर तक पहुँचने में ही जो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर बहुत लोग पैसे की वजह तक शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या होगी, इसके आने से, मतलब इस तरीके के कार्य से ये सारी चीज़ों से निपटने में मदद मिलेगा। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के पूर्व सीएम श्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिए अगली न्यूज है, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थूथुकुडी से रिमोट के जरिए, ठीक है, वर्चुअल रूप से क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगली न्यूज है कि प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उज्जैन में किया गया। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित हुई है? इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है। और आप देखो यह घड़ी उज्जैन की जंतर मंतर में 85 फुट ऊंचे टावर पे लगी है। कौन सी? तो वैदिक घड़ी, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ पे? तो उज्जैन में। अगली न्यूज है, इसको मैंने जानबूझ के ग्रीन कलर से किया है क्योंकि मस्जिद जनरली आप देखते हो किस कलर का होता है, जनरली क्या आपने ग्रीन और व्हाइट का ही कॉम्बिनेशन देखा होगा मस्जिद में। तो ताकि थोड़ा सा आप लोग इसको, मतलब होता है ना कभी कभी हम जो चीज़ें देखते हैं उसको जल्दी भूल नहीं पाते, ठीक है, बस इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लगाया। अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया?
अल्जीरिया में किया गया है। ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो इसका निर्माण कहाँ पे किया गया? तो अल्जीरिया में किया गया और इसका नाम क्या है? तो जामा अल जाजैर। क्या नाम है इसका? जामा अल जाजैर जो है इसका नाम है, इस मस्जिद का नाम है। इसके उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति अब्देल मजीद के द्वारा इस मस्जिद का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो अल्जीरिया में हुआ है। अब देखिए, आपने लास्ट ईयर 69 के टाइम पे भी पेरू को देखा होगा। पेरू क्या करता है ना कि कुछ भी होता है, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय इमरजेंसी लगा देते हैं। तो अभी क्या हुआ ना, पेरू में डेंगू खैर वहाँ पे बहुत फैल गया। 31,000 लोग प्रभावित हो गए डेंगू से और 32 लोगों की तो मृत्यु भी हो गई। तो इसलिए पेरू कंट्री जो है उसने क्या किया, वहाँ पे स्वास्थ्य जो आपातकाल होता है उसको लगा दिया। स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की गई? पेरू के द्वारा। तो हाल ही में किस देश के द्वारा डेंगू के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो किसके द्वारा? तो पेरू के द्वारा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन भूगोल में पूछे जाते हैं बीपीएससी में। क्योंकि ये चर्चा में था तो मैंने इसको स्टैटिक्स पार्ट से कनेक्ट कर दिया। कौन सा द्वीप? अम्लेगा द्वीप। ये कहाँ स्थित है? तो यह द्वीप जो है हिंद महासागर में मॉरिशस से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक सुदूर द्वीप क्षेत्र है। अब यहाँ से वो हिंद महासागर हटा के प्रशांत महासागर लगा देंगे, लेकिन आपको भी एकदम रिजिड रहना है कि कहाँ से? दिमाग से, कि नहीं हमने तो हिंद महासागर पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो द्वीप है, कौन सा? अम्लेगा द्वीप, ये किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है। इसमें 2 मुख्य द्वीप है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, तथा कई छोटे छोटे द्वीप भी शामिल हैं। अगली न्यूज़ है, एक बुक है, ठीक है। कौन सी बुक है? जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? श्री PS श्रीधन पिल्लई के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। कौन सी बुक को? तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक बुक को। अगली न्यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंट कि 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित RBI के वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान क्या हुआ था? इसका विषय देख लेते हैं। क्योंकि ना हुआ क्या ना कि 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक RBI की वित्तीय साक्षरता दिवस को मनाया गया। मतलब कि आपको बहुत अवेयर रहना जरूरी है। कैसे? वित्तीय साक्षरता, क्योंकि बहुत लोग जो है ना बहुत सारा स्कैम करके चले जाते हैं ऑनलाइन। अभी रिसेंट में मैं भी इसकी शिकार हुई, तो मैं तो बहुत बुरे तरीके से फंसी थी इसमें। खैर छोड़िए, अब मैं उससे उभर चुकी हूँ। क्योंकि वित्तीय साक्षरता होना बहुत ज़रूरी है और कभी भी इमोशन में आके ना ऐसे स्कैम में फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ा मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर था वो जो मैंने किया। तो RBI क्या करता है? वित्तीय साक्षरता के लिए सप्ताह को मनाया गया। इसका विषय क्या रखा गया इस बार? सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। ठीक है, ये लाइन तो बिल्कुल मेरे पे सूट होता है कि सही शुरुआत करना है और वित्तीय रूप से स्मार्ट बनना है। ये किस चीज का विषय था जो भी हमने देखा उसका। अगली न्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय वायुसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसका नाम क्या है? समर 2 मिसाइल प्रणाली के विकास के माध्यम से देश की वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। देखिए, लगातार हमारा देश जो है वो प्रगति की ओर क्या है? अग्रसर है। ठीक है, आप लोग को बहुत प्राउड होना चाहिए। देखिए, हर एक अब कोई भी चीज़ पूरा परफेक्ट नहीं होता, तो जो चीज़ अच्छी दिखे ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है जिससे आपको पता चलता है कि हमारा देश जो है वो क्या, उसका ग्राफ क्या है, तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जो बुरी चीज़ है उस पर। देखिए, बुरी चीज़ पे ध्यान जाना चाहिए, मतलब जो नेगेटिव चीज़ हो रहा है देश में उस पर ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि उसको भी नहीं देखेंगे तुम सुधार कैसे करेंगे। लेकिन पॉजिटिव चीज़ को भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव चीज़ को नेगलेक्ट करते जाओगे और सिर्फ नेगेटिव चीज़ को देखोगे ना, तो आपका थिंकिंग भी उसी तरीके का होगा और पूरे आप नेगेटिव हो जाओगे देश को लेके। इसलिए पॉजिटिव चीज़ को देख के उसको अप्रिशिएट कीजिए और नेगेटिव चीज़ को देख के
क्या कीजिए कि उसका समाधान कैसे हो सके उस पे चिंतन कीजिए, ना कि उसका क्या कीजिए एकदम बुराई करने पे कि चले गए चाय की दुकान पे घंटों चर्चा कर रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, ना कि उसके क्या बोलते हैं उसको बढ़ावा देने में कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा क्या बनना है, हमें थोड़ा सा ब्रॉड बनना है। ठीक है, तो समर 2 कैसी मिसाइल है, तो आपको याद रखना है समर 2 कैसी मिसाइल है, तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट क्या देखोगे आप कि यह अभूतपूर्व प्रणाली जो है संशोधित रूसी R-27 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग करती है। तो ये जो समर 2 मिसाइल है वो किसका उपयोग करती है, तो वो रूसी R-27 मिसाइल का उपयोग करती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आपको पता है मैं क्यों बोलती हूँ बार बार कि इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि मैम हर एक चीज़ में बोलते हैं कि इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि ये माइंड गेम है। अगर आपको बार बार कोई चीज़ बोला जाएगा ना कि ये चीज़ करना, ये चीज़ करना, तो आप क्या करोगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ घूमने लगेगा और आपका बार बार ध्यान जाएगा, इसलिए इस माइंड गेम को किया जाता है। अब है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। नाटो इस साल चर्चा में भी बहुत रहा है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि इसका 32वां मेंबर भी बन गया, कौन, स्वीडन। ठीक है, इसलिए नाटो के बारे में जो भी फैक्ट्स मिले सबको याद कर लेना है। तो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 जो है ये शीत युद्ध के बाद नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। लक्ष्य क्या है इसका, इसका लक्ष्य है कि नाटो की सामूहिक सैन्य शक्ति और अपने सदस्यों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को क्या करना, प्रदर्शित करना। कब से कब तक ये चलेगा, जनवरी से मई 2024 तक। और सभी इसमें प्रतिभागी कौन होंगे, जो सभी 31 नाटो सदस्य देश है और आमंत्रित देश स्वीडन से लगभग 90,000 सैनिक, ये सारे कौन होंगे, तो इसके प्रतिभागी होंगे। अगली न्यूज़ है कि वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर अदिति सेन डे को। किस लिए, तो इनका जो क्वांटम प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व कार्य किया इन्होंने, इसके लिए अदिति सेन को किसके, जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए, तो क्वांटम प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व कार्य के लिए। अब देखेंगे कि नाइटहुड की उपाधि, ये देखिएगा कि भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन और संस्थापक सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। अब आप सोचोगे कि मैम हमने तो पॉलिटी में पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स में कि आर्टिकल 18 जो है वो क्या करता है, उपाधियों का अंत करता है। लेकिन आपने उसमें एक पढ़ा होगा ये भी साथ में कि राष्ट्रपति की परमिशन से आप ऐसे उपाधि को, अगर कोई उपाधि आपको विदेश से धारण करना है तो राष्ट्रपति की परमिशन से आप उस चीज को धारण कर सकते हो। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया, चार्ल्स तृतीय के द्वारा। किसको, सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड की उपाधि। विश्व वानिकी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या है, नवाचार और वन, बेहतर दुनिया के लिए नए दृष्टिकोण। आपको थीम को याद रखना है, ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस में इसको अप्लाई करने के लिए भी। ठीक है, क्या है इसका थीम, नवाचार और वन, बेहतर दुनिया के लिए नए दृष्टिकोण। इस बार की विश्व वानिकी दिवस जो कि 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है उसका थीम है। इसे देखिए, इसे पेड़ों और वनों के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2012 में। देखिए ये न्यूज़ देखिएगा, पीएम द्वारा पहली बार प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार जो है वो निम्न है। चूँकि पहली बार है इसलिए आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखो, मैथिली ठाकुर सभी लोग जानते हैं इनको,
इनको किस चीज़ का राजदूत बनाया गया है? तो वर्ष की सांस्कृतिक राजदूत बनाया गया है। किनको? तो मैथिली ठाकुर को। मल्हार कालम्बे को स्वच्छता का राजदूत बनाया गया है। किस चीज़ का? स्वच्छता का राजदूत बनाया गया है। पंक्ति पांडे को पसंदीदा ग्रीन चैंपियन बनाया गया है। जया किशोरी जी, सभी लोग जानते हैं इनको, ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी जो है बातें बताती है, बहुत ही अच्छा लगता है इनको सुन के। तो जया किशोरी जी जो है उनको सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार बनाया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इनको क्या किया गया है, दिया गया है चीज़, जिस जो लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। जानवी सिंह जो है इनको हेरिटेज फैशन आइकन से क्या किया गया है, इनको इनके रूप में चुना गया है। अगली न्यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि बीपीएससी के लिए है ये, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का आधिकारिक उद्घाटन किया है। अब डॉल्फिन केंद्र देख के आप भागलपुर मत लगा देना, कहाँ पे? तो पटना में। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर किसी चीज़ का उद्घाटन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कि मीठे पानी की डॉल्फिन, विशेष रूप से गंगा के डॉल्फिनों के व्यवहार और पारिस्थितिकी को समझने में जो शोधकर्ता और छात्र है उनकी सहायता करना। क्योंकि हमारे देश में पता है, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पे जितना खर्च करेंगे ना, उतना हम क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए अच्छा कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है कि 2 मार्च 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मेडिकल मोबाइल यूनिट MMU और 60T बुलार्ड पुल टग का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिसे ओशन ग्रेस के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा ओशन ग्रेस क्या है, तो उम्मीद है कि आप बता दोगे कि क्या है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का पहला मेड इन इंडिया ASTDS टग ओशन ग्रेस MOPSW के तहत इसे क्या किया गया है, तो बनाया गया है। अब है आइरिश, ठीक है। आइरिश आप लोग पढ़ते होंगे, जब आप मानव नेत्र पढ़ते हैं तो अब आइरिश के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ये आइरिश वो नहीं है। ये आइरिश क्या है? यह एक मानव सदृश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक है जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हाल ही में चर्चा में रहा आइरिश क्या है, तो आइरिश एक AI शैक्षणिक क्या है, AI शिक्षक है, ठीक है। कौन? तो आइरिश। अब इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो केरल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसे मेकर लैब्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी से बनाया गया है। तो जो आइरिश है उसको किसके साझेदारी से बनाया गया है? तो उसको बनाया गया है, इसे मेकर लैब्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहायता से बनाया गया है। अगली न्यूज़ है कि केरल में लॉन्च किए गए भारत के पहले सरकार समर्थित ओवर द टॉप, जो OTT आप देखते हो ना, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब, तो वो क्या है? OTT है। उसका फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। तो ये केरल में ना भारत के पहले सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? सी स्पेस रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या नाम रखा गया है? सी स्पेस इसका नाम रखा गया है। देखिए, फ्रांस जो है ना, ये अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फ्रांस दुनिया का ऐसा पहला देश है जो गर्भपात करने का जो अधिकार है उसको क्या कर दिया है? संविधान में शामिल कर दिया गया। हमारे भारत में 24 हफ्ता तक आप क्या कर सकते हो? गर्भपात कर सकते हो, लेकिन फ्रांस में इसको संविधान में ही अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तारकशी, ये तारकशी ना उड़ीसा का है। इसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, इसलिए ये मार्च में क्या था? तो ट्रेंड में था। तो याद रखिएगा, तारकशी जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है वो कहाँ का है? तो उड़ीसा में एक जगह है, कटक,
वहाँ का ये चीज़ है क्या, तो तारकशी। अगली न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों के लिए एम युवा योजना सीएम के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो एम युवा जो है वो युवा उद्यमियों के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है युवा उद्यमियों के लिए। ठीक है, देखिए किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारे सरकार जो है वो प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को प्रशिक्षित करेगी। प्रशिक्षित करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखो, आप अपने घर में ही इस माहौल को देखते होंगे कि अगर टेंथ कर लिया तो 11वीं में लोग ये सोच के सब्जेक्ट का चयन नहीं करते कि हमें आगे क्या करना है। वो ये चीज़ करते कि नहीं, सभी लोग ये स्ट्रीम ले रहे हैं, जैसे साइंस ले रहे हैं तो हम भी साइंस लेंगे, हम कैसे आर्ट्स ले सकते हैं। जबकि उनको सोचना चाहिए कि आगे चल के तो हमें आईएएस बनना है, हमें ऑफिसर का ही प्रिपरेशन करना है। उसमें जितना मानविकीय विषय का योगदान है उतना साइंस का तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये ना सोचते हुए, या फिर वोकेशनल कोर्स नहीं कर रहे हैं लोग, सिंपल ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं तो स्किल नहीं रह पा रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो कैसे नौकरी मिलेगी। तो इसलिए अब प्रशिक्षित करना युवाओं को काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, कि तुम जो है अगर इस चीज़ का प्रशिक्षण, अगर तुम्हारे अंदर इस चीज़ का स्किल आ जाता है तो तुम्हारे लिए ये रोज़गार क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तुम खुद से भी रोज़गार क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारा क्या है, तो ये सारे उद्देश्य को लेकर स्टार्ट किया जाता है ये सारे कार्यक्रम। युवा उद्यमी इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जो युवा उद्यमी हैं उनको 5 लाख रुपए मिलेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब वो पे विदाउट एनी इंटरेस्ट ही करेंगे, ब्याज मुक्त मिलेगा। उसके बाद है सीमा सुरक्षा बल की बीएसएफ जो है कि पहली महिला स्नाइपर जो है किसे नियुक्त किया गया है, मतलब कौन बनी है, सुमन कुमारी बनी है। ये दिखाता है महिला सशक्तिकरण को। रियल मायने में महिला सशक्तिकरण इसे ही बोलते हैं। ठीक है, वो महिला जो नारीवाद आज जो एक दूसरे फॉर्म में लोग समझने लगे हैं, नारियाँ वीमेन समझने लगे, या फिर एक पक्ष समझ रहा है कि ड्रेसिंग सेंस को लेके ये है नारीवाद, ये है महिला सशक्तिकरण। नहीं, महिला सशक्तिकरण वो है जो महिला आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है, इस रूप से सशक्त बन रही है। ठीक है, देखिए पहली महिला है जो क्या बनी है, तो बीएसएफ की पहली स्नाइपर बनी है। कितना टफ ट्रेनिंग होता है, इस ऐसे टफ ट्रेनिंग को महिला जो क्या कर रही है, सुमन कुमारी जो है उन्होंने क्या किया, कंप्लीट करके ऐसे पोजीशन पे पहुंच रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव कर रहा है कि महिलाएं जो है वो फिजिकल रूप से भी क्या हुआ है, तो स्ट्रांग है। मेंटली रूप से स्ट्रांग तो होती है, फिजिकल रूप से भी स्ट्रांग है, तभी तो इतने डिफिकल्ट ट्रेनिंग को कंप्लीट करके ऐसे पोजीशन पे पहुंच रही है। तो इसे बोलते हैं रियल मायने में महिला सशक्तिकरण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अहमदाबाद में भारत के इन स्पेस सैटेलाइट और पेलोड तकनीक केंद्र का उद्घाटन किया। तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने कहा भारत के इन स्पेस सैटेलाइट और पेलोड तकनीक केंद्र का उद्घाटन किया, तो अहमदाबाद में उद्घाटन किया। चलिए, भारत का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2% से बढ़ाकर 10% करना है। हमने, हमारे भारत देश ने इस लक्ष्य को रखा है, और लक्ष्य रखोगे तभी तो कंप्लीट करोगे। बिना टारगेट का आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। टारगेट बनाओगे तभी तो आपका दिमाग भी उस अकॉर्डिंग काम करेगा कि अच्छा हमने इस टारगेट को रखा है तो हमें कैसे कैसे इसको क्या करना है, पूरा करना है। तो रास्ता खुद पे खुद बनते चला जाता है। आज की अंतिम न्यूज़ है कि हाँ, एक और न्यूज़ है। ठीक है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, प्रबोवो सुबियांटो जो है वो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राज्य का पहला एआई केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। डबल स्टार मार्क लगा लीजिए इस पे। इससे देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। किस राज्य के द्वारा पहला एआई केंद्र स्थापित किया गया, तो कर्नाटक राज्य के द्वारा। किसके हेल्प से, तो एकदम याद रखना विश्व आर्थिक मंच, क्योंकि वो ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक दे देंगे और वर्ल्ड बैंक जहां दिखता है ना वहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है।
तो विश्व आर्थिक मंच की सहायता से कर्नाटक सरकार पहला एआई केंद्र को स्थापित करने जा रहा है। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो गुवाहाटी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मार्च 2024 का 2024 का सारे करंट अफेयर्स जो नेशनल करंट अफेयर्स थे वो यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। बीच में आपको डिस्टर्बेंस भी हुआ होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, खांसी बार बार हो रही थी, तो उससे थोड़ा सा टाइम टेकन हो जा रहा था, इरिटेशन भी कभी कभी हो जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।